नमस्कार, सुबह बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सुबह बोलेगा में हम बात करेंगे सरकार से बड़ा स्कूल। कोरोना काल में बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सरकारी स्कूल के शिक्षक और जिले में तैनात शिक्षा विभाग के अधिकारी सीएम और सरकार से बड़े हो गए हैं। उन्हें ना तो सरकार के आदेश की कोई चिंता है, ना ही बच्चों की जान की कोई परवाह। इनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके है? उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी फर्जी अभिलेखों को लेकर तो कभी अनामिका शुक्ला जैसी फर्जी शिक्षिका को लेकर। इनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके है? अब शिक्षा विभाग से जुड़ा ताजा मामला यूपी के श्रावस्ती जिले से सामने आया है। इसमें सूबे के अधिकारियों की मनमानी पर मुहर लग गई है। कैसे शिक्षा विभाग के अधिकारी सरकार और सीएम से ऊपर हो गए हैं, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। आप लोग को बुलाया किसने? ये बताओ। मैंने तो ये कहलाया था ना कि आपके गार्जियन आएंगे। कोरोना काल में जहां देश प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को अग्रिम आदेशों तक बंद किया गया है, वहीं श्रावस्ती में बिना किसी आदेश के सरकारी स्कूलों को खोल दिया। कोरोना संकट काल में सीधे तौर पर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के आदेश से लेकर यूपी सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी गयी। बिना आदेश जिले में खुले सरकारी स्कूल का मामला श्रावस्ती के प्राथमिक विद्यालय इमलिया नासिरगंज का है, जहां शुक्रवार को सुबह सरकारी स्कूल खुले मिले और वहीं स्कूली यूनिफॉर्म में दर्जनों बच्चे बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंस के स्कूल पहुंच गए। बता दें कि ज्यादातर स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया गया है। इसके बावजूद भी विद्यालय खोलने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। मामले में जब के न्यूज के संवाददाता ने प्रधान अध्यापिका से बात की और स्कूल खुलने को लेकर सवाल पूछा, तो प्रधान अध्यापिका गुस्से से बौखला गईं और मीडिया के कैमरे को बंद करने की कोशिश करने लगी। इनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके है? एक तो गलती, ऊपर से सीना जोरी की तस्वीरें के न्यूज के कैमरे में कैद हो गयी। मामले में जब बीएसए ओमकार राणा से सवाल किया गया, तो बीएसए ओमकार राणा ने मामले संज्ञान में न होने की बात करते हुए स्कूल खोलने से इनकार कर दिया। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अभी स्कूल खोलने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि स्कूल हम लोग खोले ही नहीं हैं और यदि ऐसा हुआ है तो संबंधित अध्यापक के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, इसकी जाँच कराई ली जाएगी। भले ही बीएसए सरकारी आदेश की वकालत कर रहे हो, लेकिन बीएसए की नाक के नीचे प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के पहुंच गए, जो बीएसए की जिम्मेदारी की पोल खोलने के लिए काफी हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर श्रावस्ती में शिक्षा विभाग के अधिकारी कोरोना संकट के बीच मनमानी क्यों कर रहे हैं? क्या श्रावस्ती का शिक्षा विभाग सीएम योगी से ऊपर है? क्या श्रावस्ती यूपी के बाहर है, जिसके लिए सीएम का आदेश कोई मायने नहीं रखता? के न्यूज के लिए श्रावस्ती से दुर्गेश शुक्ला की रिपोर्ट। तो श्रावस्ती की ये तस्वीर है, जहां पर आपने देखा कि प्राथमिक विद्यालय के बाहर बच्चे खड़े हुए थे, बड़ी तादाद में बच्चे खड़े हुए थे। सोशल डिस्टेंस का वो बच्चे अभी नहीं समझते हैं इतना, लेकिन बड़ों को, टीचर्स को समझाने की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच आखिर वो तमाम बच्चे कैसे स्कूल पहुंच गए, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिर किसने उनसे कह दिया कि स्कूल खुला हुआ है, आप पढ़ने के लिए आ जाइए? एक तरफ मैडम को आपने सुना जहां पे वो कह रही हैं साफ तौर पर कि किसने आपसे कहा, तो इसमें लेकिन इन सब के बीच ये भी है कि जो प्राथमिक विद्यालय है वो खुला हुआ है। नंबर थोड़ी देर में लगातार फ्लैश होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि ये खबर बड़ी है, क्योंकि शिक्षा विभाग को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो अनामिका शुक्ला से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर बात हम प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्थाओं की हमेशा से ही करते रहे हैं।
मिड डे मील का भी जिक्र हम हमेशा से करते रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये इस वक्त कोरोना काल चल रहा है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, बच्चों की जान की अहमियत भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और इन सब के बीच जिस तरह से लापरवाही प्राथमिक विद्यालयों में देखने को मिलती है वो भी किसी से छिपी नहीं है। तस्वीरें आपके सामने हैं के न्यूज़ के कैमरे में, ये मनमानी कैद हुई है, लेकिन इन सब के बीच ओमकार राणा जो कि बीएसए श्रावस्ती हैं, उनसे जब हमारे संवाददाता ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में बच्चे प्राथमिक विद्यालय पहुंचे, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये कैसे पहुंचे, किसने इनसे कहा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है जिसको लेकर आज हम बात भी करेंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता दुर्गेश शुक्ला अधिक जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। दुर्गेश, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जब आप इस प्राथमिक विद्यालय जिसका नाम इमलिया नासिरगंज है जो श्रावस्ती में है, जब आप वहां पहुंचे तो आपने अपनी निगाहों से क्या देखा, एक बार विस्तार से पूरी खबर बताएं। जी, जैसा कि आपको बता दें, जहां एक तरफ कोरोना के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, वही श्रावस्ती जनपद की अगर बात करें तो श्रावस्ती जनपद में काफी मरीज कोरोना पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए विद्यालय की, तो विद्यालय यहाँ श्रावस्ती जनपद में खोला गया है, जिसके बच्चे विद्यालय में पहुंच गए। वहीं अध्यापक का कहना कि हमने इनको बुलाया नहीं, ये अपने आप आ चुके हैं। दुर्गेश, अध्यापक का कहना है कि हमने इन्हें बुलाया नहीं, तो आखिर किसने बुलाया जो इतनी बड़ी तादाद में ये मासूम बच्चे बिना किसी सोशल डिस्टेंस के, बिना कोई मास्क लगाए ये विद्यालय पहुंच गए? कैसे आखिर? कहीं लापरवाही अध्यापक या कोई चीज देखने को मिल रही है। बिना बुलाए बच्चे विद्यालय कभी पहुंचते भी नहीं है। उनको कहीं ना कहीं किसी ने बुलाया, जो बच्चे बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए विद्यालय पहुंचे, ध्यान रखते हुए। और वही जब बातचीत करना चाहे प्रधानाध्यापिका से, तो उन्होंने साफ तौर से कैमरा बंद करने के लिए सबसे पहले कोशिश की। क्या अध्यापिका की आपकी किसी तरह से कोई बात हुई ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा, क्या कहना है उनका? उनका तो साफ तौर से, अध्यापिका का साफ तौर से कहना था कि हमने इन्होंने नहीं बुलाए, अपने आप खुद आए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी की लापरवाही देखने को मिल रही है। बिना बुलाए बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का ये कहना कि विद्यालय अभी तक कोई नहीं खोले गए हैं। अगर इसमें अध्यापक या कोई दोषी सामने तो उसके खिलाफ ये बड़ी लापरवाही है। बीएसए ओमकार राणा से आपकी बात हुई, उनका क्या कुछ कहना है? ये ओमकार राणा वैसे का यही कहना है साफ तौर से कि अभी तक कोई विद्यालय कोरोना काल में अभी तक कोई खोलेगा ही नहीं है, जो अभी आपके द्वारा संज्ञान में हमारे लाया गया है। अगर ऐसा कोई घटना आती है उसके खिलाफ अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये साफ तौर पे कहना है ओमकार राणा का। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर बच्चे प्राथमिक विद्यालय कैसे पहुंच गए? आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये मासूम खड़े हुए हैं, इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कितना खतरनाक है इस वक्त जबकि कोरोना काल चल रहा है, या बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई भी बच्चा मास्क नहीं पहने हुए है। और प्रदीप श्रीवास्तव पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़े हुए इस वक्त हमारे साथ जुड़े। प्रदीप जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आकाश राय बीजेपी नेता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। सबसे पहले प्रदीप जी, ये तस्वीरें श्रावस्ती की हैं, आपने हमारे संवाददाता को भी सुना, सबसे पहले आप क्या कहेंगे? एक बड़ी लापरवाही तो देखने को मिल रही है। लापरवाही ये कि ओमकार राणा जो बीएसए हैं उनको इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, अध्यापिका को पता नहीं है कि बड़ी तादाद में आखिर ये बच्चे, ये मासूम कैसे वहां पर आ गए। वो मास्क भी नहीं लगाए थे, सोशल डिस्टेंस का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन आखिर इतनी बड़ी लापरवाही देखने को कैसे मिली? सबसे पहले क्या कहेंगे? जिले के जिलाधिकारी साहब, शिक्षा डायरेक्टर डीआईओ साहब इसमें पूर्ण रूप से ये जिम्मेदार हैं। और विगत 50 सालों से ये शिक्षा माफिया हिंदुस्तान के अंदर सक्रिय हैं। बेशक, सही, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है।
इन सारे नेताओं का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग है। आज तक किसी भी स्कूल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और ये जो कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैला है, इसमें अभिभावकों को लूटने ठगने का एक नया तरीका आ गया है शिक्षा माफियाओं के लिए। ये मास्क 500 रुपए में बेचने की तैयारी हो रही है। अभी तो अभिभावक लूट रहा, ठग रहा है, और कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई किसी भी स्कूल प्रबंधक के ऊपर नहीं की गई है। और भी अभिभावक विगत 50 सालों से लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, चाहे कॉपी हो, किताब हो, ड्रेस हो, फीस हो, ऑनलाइन पढ़ाई जा रही है, पेरेंट्स का खर्च हो रहा है, बिल्डिंग हम उनकी यूज नहीं कर रहे हैं, अनवर चार्ज वो ले रहे हैं, लाइब्रेरी शुल्क वो ले रहे हैं, कंप्यूटर फीस वो ले रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई जा रही है, अभिभावक का सब खर्च हो रहा है। उसके बावजूद भी अभिभावकों से के ऊपर जेब डाका डाला जा रहा है। ये हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा माफियाओं की इतनी गढ़े, जो जड़ें इतनी मजबूत हैं कि इनके तोड़ना नामुमकिन है। क्योंकि हम लोग 10 साल से इस मुहिम में काम कर रहे हैं, और जो एक्ट आया 2018 में, ठीक है प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं आपके पास आऊंगा। एक दर्शक जुड़ गए विजय कानपुर से, मैं उनका सवाल ले लेता हूँ। विजय जी अपनी बात को रखे, मैं आऊंगा प्रदीप जी। जी सर, मैं अपनी बात ये रखना चाहता हूँ सर कि ये टीचर क्या सरकार से ऊपर हो गई है? सही कह रहे, तस्वीरें देख के तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जिस तरह से ये अध्यापिका महोदय बात भी कर रही हैं। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे लिया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। ये सर मैं यही कहना चाहता था कि ये सर मैं ये कहना चाहता था कि इन्होंने बच्चों को बुला कैसे लिया इस कोरोना काल में? यही अपने आप में विजय बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए कि आखिर ये जो बच्चे हैं ये कैसे विद्यालय के बाहर आ गए। आपको हमने अध्यापिका को सुनाया, उनके बात करने का लहजा आप सुनिए, वो किस तरह से हमारे संवाददाता से पेश आ रही हैं, किस तरह से वो बोल रही हैं साफ तौर पर। लेकिन आप दूसरी तस्वीर भी देखिए जहाँ पर बच्चों के यूनिफॉर्म में हैं, बच्चे यूनिफॉर्म में हैं, बच्चों को बुलाया गया है और बच्चे बिना मास्क लगाए, बिना किसी सोशल डिस्टेंस के वहाँ पर पहुँच रहे हैं। फिर अध्यापिका ये कह रही है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, आखिर इन बच्चों को किसने बुला लिया। ये 1-2 बच्चे नहीं, आप देखिए बहुत बड़ी तादाद पे जो बच्चे हैं वो ये प्राथमिक विद्यालय पहुंचते हैं। दिलीप दिल्ली से एक दर्शक हमारे साथ इस बीच हैं। दिलीप अपना सवाल पूछे, अपनी बात रखें। सर ये देखिए, ये सारा अराजकता है, जितने भी मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, सारा अराजकता फैला रखा है। गरीब आदमी इतना मर गया, ट्रेन में घूम घूम के दम तोड़ दिया, और ये बच्चे सब दम तोड़ने के लिए तैयार है। कोरोना ऐसे महामारी है, कोरोना के चक्कर में कितने आदमी मार खाया है। देश में पुलिस ने लाठी भां दिया है उसको, और इस तरह की अराजकता है। तो इस का राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अगर सरकार से, किसी भी सरकार से देश नहीं समझ रहा है, गरीब मर रहा है, 40 करोड़ जनता जो है रोड पे है, भूखे प्यासे है, तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए सर। सही कह रहे, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपनी बात रखने के लिए। तो ये स्थिति है प्राथमिक विद्यालय की, और ये तस्वीर बदली नहीं है। सरकारें आईं, सरकारें गईं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों की तस्वीरें एक ही जैसे रहीं। शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई। यहाँ तक कि जो सामने निकल के आया वो ये आया कि बड़े बड़े घोटाले सामने निकल के आए। अनामिका शुक्ला जैसे केस अभी आपके नज़रों के सामने हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कितना बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, कितना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। और इस बीच ये भी देखने की ज़रूरत है जो बड़ा बड़ा बजट सरकार देती है इन प्राथमिक विद्यालयों के लिए, इन मासूम बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए, इनकी किताबों के लिए, या फिर इनके खाने के लिए, वो कहाँ तक इन तक पहुँचते हैं, ये भी अपने आप में सवाल है। और ये खबरें लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं। और कोरोना काल में लापरवाही कितनी बड़ी है, ये तो तस्वीरें खुद ब खुद चीख चीख के खुद ब खुद बयां कर रही हैं। आकाश राय बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश राय, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पर। दर्शक जुड़ रहे हैं क्योंकि ये कॉलिंग प्रोग्राम है
और जो जुड़ेंगे दर्शक वो जो सवाल पूछेंगे वो भी मैं आपसे लूँगा। लेकिन इस बीच मेरा सवाल आपसे ये है कि ये श्रावस्ती की तस्वीर है प्राथमिक विद्यालय मलिया नासिरगंज की, जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं पहुँच जाते हैं बिना मास्क लगाए। सबसे बड़ी बात, क्या ये अध्यापक, क्या ये ओमकार राणा जो कि बीएसए हैं, क्या ये सरकार से ऊपर हो चले हैं? नहीं आरही जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि के न्यूज जो है इस प्रकार के मुद्दे हमेशा, जो आपका कार्यक्रम है सूबा बोलेगा, इसमें हमेशा आप लोग इस प्रकार के मुद्दे, अगर कहीं पे भी कोई भ्रष्टाचार या कुछ गलतियां होती हैं तो उसको सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, एक जिम्मेदार मीडिया संस्थान होने के नाते। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आरही जी, सोचने वाली बात यह है कि ना उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई ऐसी एडवाइजरी जारी करी या ना जिला प्रशासन ने जारी करी कि स्कूल खोलने हैं। फिर भी अगर किसी प्राथमिक विद्यालय में इतनी बड़ी संख्या में बच्चे पहुंच जाते हैं तो आखिर ये इनको इन्फॉर्मेशन किसने दिया कि आखिर ये स्कूल खुल रहे हैं? तो निश्चित रूप से, और जिसने भी स्कूल खोला है, या चाहे वो प्रधानाध्यापक हो या कोई शिक्षक हो, तो उसके पीछे क्या मानसिकता रही होगी, ये सारी चीजें अभी जांच का विषय है। और इसमें ये कहना कि बीएसए, क्योंकि बीएसए की अगर गलती होती तो बीएसए पूरे जिले के स्कूलों को खोलने का काम करते। जो भी इसमें नीचे के स्तर पे जिस भी नहीं, अगर स्कूल खुल रहा है तो बीएसए को जानकारी तो होनी चाहिए। स्कूल खोला है, आकाश, जानकारी होनी चाहिए। मैं सवाल पर आऊंगा, लेकिन इस बीच संजय देवरिया से मैं आऊंगा आपके पास। संजय देवरिया से एक दर्शक जुड़ गए। संजय, अपनी बात को रखें। हेलो जी संजय, नमस्कार, अपनी बात को रखें जल्दी से। जो न्यूज उसमें कहीं नहीं दिखाया हो या पढ़ इसमें कहीं दिखाया जा रहा है। संजय, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण, अपनी बात को रखें। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे सवाल है कि जब इनको ये नहीं पता कि इनकी सरकार में कितनी अनामिका शुक्लाएं, तो इन्हें ये क्या पता हुआ इनके कौन कौन से विद्यालय कैसे कैसे खुल रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है नैतिकता की कि पूरे प्रदेश में अगर ऐसी घटनाएं ये कोरोना काल में बढ़ रही हैं तो बहुत बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं जरूर इस सवाल को लूंगा। आकाश राय, आपकी सरकार को तो यही नहीं पता है कि अनामिका शुक्ला प्रदेश में कितनी है, तो विद्यालय कौन सा खुल रहा है कौन सा बंद है ये कैसे पता होगा? नहीं प्रदीप जी, सॉरी आरही जी, मैं एक बात आपको क्लियर बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार का साफ मानना है, सरकार का साफ एजेंडा है कि हमारी जो नीति है वो चाहे वो अपराध हो या भ्रष्टाचार हो, उसके खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसलिए कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसको उस पर हम मिट्टी डालने का काम नहीं करते हैं। उसको उसकी पूरी तह में जाते हैं, उसकी जांच करते हैं और जो दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई करते हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में ये नहीं होता था, बड़े से बड़े घोटाले हो जाते थे, लेकिन सरकार में और सत्ता में बैठे हुए जो लोग होते थे उसको उस पर मिट्टी डाल के और किसी ना किसी तरीके से उसको खत्म करने का काम करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से तत्पर है किसी भी मामले में। इस प्रकार इस कोरोना काल में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है, आज उसकी तारीफ चौतरफा हो रही है। और जिस प्रकार से हमने इतनी बड़ी आबादी होने के बाद अगर हमने केसेज को कंट्रोल में रखा है, हमने अगर रिकवरी रेट हमने अपना बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से सरकार की बेहतरीन जो हमारी सोच थी, जो हमारे काम करने का तरीका था, जो योगी जी के नेतृत्व का जो करिश्माई तरीका था, उसकी वजह से ये हुआ है। और किसी भी प्रकार का अगर भ्रष्टाचार कहीं पे हो रहा है, जो दर्शक हमारे सवाल पूछ रहे थे प्रवीण जी, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप अगर छोटा से छोटा भ्रष्टाचार हो, चाहे वो 1 रुपए का या करोड़ों हजारों करोड़ का कोई भ्रष्टाचार हो, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम उसको संज्ञान में लेते हैं, कार्रवाई करते हैं और लोगों को जेल भेजते हैं। नहीं आकाश राय, सवाल ये भी है, मैं मानता हूं कि इस वक्त इस खबर भी है, लेकिन सवाल मैं इसलिए विमला, एक हिमाचल प्रदेश से दर्शक हमारे साथ हैं, मैं उनका भी रुक कर लेता हूं। विमला जी, अपना सवाल पूछें। हाँ जी जी बोलिए मैम। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है विमला जी, अपनी बात रखें जल्दी से। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब योगी जी भी बोलते हैं कि नहीं, बच्चों को
अपने उसमें रखो, बुजुर्गों भी वो और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, फिर एक ही स्कूल कैसे खुला? सोचने वाली बात ये है। एक ही स्कूल खुला है, ये कोई शरारत सी लगती है। ठीक है विमला, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। विमला ने भी अपनी बात रखी कि एक स्कूल का जिक्र कर रही हैं, लेकिन इस बीच आकाश, मेरा सवाल ये है, जब आप व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, जब आप बेहतरी की बात कर रहे हैं, जब आप पिछली सरकारों पे चीज़ों को बढ़ रहे हैं कि जो है अब चीज़ें जो है बेहतर हो रही हैं, तो ये भी समझने की ज़रूरत है, जब अनामिका शुक्ला का जब केस सामने आया, कई ऐसी जगह है जहाँ पर कई ऐसे जगहों से खबरें आ रही जहाँ पर फर्जी दस्तावेजों पर शिक्षक जो हैं वो काम कर रहे हैं। आपकी सरकार को कोई जानकारी नहीं है, कोई मॉनिटरिंग ही नहीं है, कैसे तस्वीर बदलेंगे आप स्वास्थ्य प्राथमिक विद्यालयों की? तभी तो ये खबरें आती हैं कि सितंबर की स्पेलिंग नहीं लिखी जा पा रही है, छोटी छोटी चीजें जो है शिक्षक को नहीं आती हैं, जब इतने बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षक काम करेंगे और आपको जानकारी नहीं है। बोलिए आरिश जी, जो ये अनामिका शुक्ला का जो मामला सामने आया था, उसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जो मामला था, तो इसमें जो भी भर्तियां होती हैं वो जिले स्तर पे होती हैं। उसमें डाइट के प्रिंसिपल शामिल होते हैं, उसमें बीएसए शामिल होते हैं, डीएम का एक नॉमिनी होता है, एक पूरी कमेटी बनती है, वो भर्तियां करती हैं। वो प्रदेश की सरकार डायरेक्ट भर्ती नहीं करती है, वो भी जो जिले में भर्तियां होती हैं वो संविदा पे होती हैं 1 साल के लिए। लेकिन इस प्रकार का जब भ्रष्टाचार हमारे सामने आया तो सरकार ने यह भी तय किया है कि अब इस प्रकार से जो जिले में भर्तियां होती थी उसको हम बंद करेंगे और एक पूरी उसकी प्रदेश सरकार मॉनिटरिंग करेगी, उस हिसाब से भर्तियां होंगी। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा आरिश जी कि हमने एक मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से एक प्रेरणा डिजिटल फ्रेमवर्क करके एक ऐप शुरू किया, जिसके माध्यम से हमने जितने भी प्राथमिक शिक्षक हैं, उच्च प्राथमिक शिक्षक हैं, और पिछले मार्च 2020 से उसमें हमने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो शिक्षक शिक्षिका हैं उनका भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं और जिलेवार उनकी सारी व्यवस्था होगी। अगर कोई भी एक नाम का अगर टीचर दूसरे जगह उस एंट्री उसकी वही डाटे की होगी तो उस पोर्टल के माध्यम से हमें पता चलेगा कि हाँ ये फर्जीवाड़ा हो रहा है। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं पिछली सरकारों में नहीं थी, ये हमने विगत अपने इसी कार्यकाल में इस व्यवस्था को लागू किया है। अगर ये व्यवस्था पहले से होती तो शायद ये अनामिका शुक्ला जैसा जो मामला हम लोगों के सामने आया है, ऐसा भ्रष्टाचार शायद पहले न हो पाता। ठीक है। संजय देवरिया से दर्शक हमारे साथ है। संजय जी अपनी बात को रखें। सर जो न्यूज दिखाई जा रही है, हेलो जी बोलिए संजय जी। उसमें न्यूज जो दिखाई जा रही है उसमें क्या ये स्कूल पढ़ाने के लिए खुला था या किसी अन्य कारणों के लिए विद्यालय खोला गया था? संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी ने सवाल किया और यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं, क्योंकि अध्यापिका है और आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय खुला हुआ है, 1-2 बच्चे नहीं बड़ी तादाद में बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल पहुंच जाते हैं। सोशल डिस्टेंस का बच्चों ख्याल नहीं रख रहे क्योंकि उम्र कम है, उन्हें अंदाज़ा नहीं है, मास्क भी बच्चे नहीं पहने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश राय के जो ओमकार राणा बीएसए श्रावस्ती हैं, उनको इस पूरी खबर को लेकर कोई जानकारी तक नहीं, जब हमारे संवाददाता ने उनसे सवाल किया। लेकिन प्रदीप जी आप क्या कहेंगे, जो आकाश राय एक तस्वीर रख रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों की, एक तस्वीर जो आपने अपने लंबे एक्सपीरियंस के दौरान तजुर्बे के आधार पर जमीनी स्तर पर चीज़ों को देखा, एक तस्वीर आकाश राय की है, एक तस्वीर आपने अपनी निगाहों से देखी है, क्या फर्क आपको लगता है? मैं चाहूंगा आप दर्शकों को इस वक्त बताएं। देखिए इसमें होता है कि विगत 50 सालों से जो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटियां हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे बड़े बड़े नेताओं का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है और वो लूटने ठगने का काम करते रहते हैं और सब मिले जुले रहते हैं। सब पूरा सिस्टम बना मिलजुल करके हम सबको लूटने ठगने का काम है। सबको सब कुछ मालूम होता है, बिल्कुल सही, कहाँ पे क्या हो रहा है। ये हमारे बच्चे स्कूल गए हैं, पूरे विश्व में कोरोना की महामारी है और भारत सरकार भी कितना खेद का विषय, कितना दुख का विषय कि सरकार 15 अगस्त के केंद्र सरकार स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। एक तरफ विश्व में महामारी फैल रही है और भारत सरकार निर्णय लेने जा रही है कि 15 अगस्त से स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे।
इजराइल जैसी स्थिति नहीं हो, हम तो सरकार से, भारत सरकार से हम लोग सादर अनुरोध करते हैं कि इस पर पुनर्विचार करें कि ऐसा ना हो कहीं इजराइल वाली स्थिति हमारे देश के अंदर उत्पन्न हो जाए। क्योंकि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, स्कूल खोलने, स्कूल माफियाओं को, प्रबंधकों को केवल फीस से मतलब है, उनको बच्चों की भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, उनको पैसा आना चाहिए। एक ब्रांचें थी, एक एक ऐसे शिक्षा माफिया, ऐसे प्रबंधक, एमएलसी एमएलए हैं। मैं 50 साल से इस व्यवस्था से नहीं, लेकिन प्रदीप जी आकाश राय को आपसे सुना, बीजेपी नेता है, सरकार के नुमाइंदे हैं। प्रदीप जी वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने पारदर्शिता लेकर आई, एक नए सिस्टम पे काम कर रही है, चीजें बदल रही हैं, हमें जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिखाई देता, आपको दिखाई दे रहा है? हमारे अभिभावकों को, माता पिता को मालूम है, शिक्षा के जो प्रबंधक है, शिक्षा माफिया है, टीचरों को फीस वसूली के लिए घर घर भेजा जा रहा है। जैसे हम लोग लग रहा है कि कोई हमने बहुत बड़ी त्रुटि, कोई अपराध किया हुआ है, 50 साल से फीस वसूल रहे हैं, कोई इस पर हाथ नहीं देना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया कि किसी एक सत्र में फीस की वृद्धि नहीं की जाएगी, लेकिन ये शिक्षा माफिया श्रीमती जगदीश गांधी जैसे लोग एक फर्जी एसोसिएशन बना करके एक हाई कोर्ट में इन्होंने इसको स्टे करा दिया है। ये माफिया बैठे हुए हैं, ये सरकार को मैनेज करते हैं, ये भगवान को मैनेज कर लेंगे। जगदीश गांधी जैसे लोग हैं, ये डकैत हैं ये। ठीक है, एमएलसी एमएलए हम लोग चुन के भेजते हैं, अभी एमएलसी का चुनाव होगा, हमारे अभिभावक माता पिता उनको चुन के भेजेंगे। ठीक है, अचल, अचल झांसी से एक दर्शक, मैं आपके पास आऊंगा। अचल झांसी से एक दर्शक हमारे साथ है। अचल जी अपनी बात को रखे जल्दी से। ये सर जो वीडियो दिखाया जा रहा है, इसमें दो चीज दिमाग में आ रही है। एक तो ये कि इसमें कहीं कोई बच्चा बैग नहीं लिए हुए है। इस समय विद्यालयों में जो मिड डे मील की कन्वर्जन कॉस्ट बच्चों के माता पिता के खातों में पहुंचाई जाना है, उसके हो सकता बच्चे खाता संख्या देने स्कूल आए हों, ये पढ़ाने की कहीं कोई उसमें ऐसी एक्टिविटी नहीं दिख रही है। तो उनके अध्यापका का भी तो थोड़ा सुन लीजिए वो क्या कह रही है, उनको भी अपने कहने का मौका दीजिए सर। नहीं, बेशक अध्यापिका से भी हमारी बात हुई है, हमारे संवाददाता की, वो भी यही कह रही हैं कि हमें नहीं पता आखिर ये बच्चे कहां से आ गए इतनी बड़ी तादाद में, किसने इन्हें बुला लिया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अचल जी हमसे जुड़ने के लिए। और इस बीच एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ, विनय कानपुर से जुड़ गए। विनय जी अपनी बात को रखें। जी हाँ, ये मेरा प्रश्न आदरणीय भाजपा प्रवक्ता महोदय से है। ये काफी देर से ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये आखिर ये विद्यालय खुल किसके आदेश पर गया। ठीक है विनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके सवाल को लूंगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप लोगों को बुलाया किसने, पहले बताओ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट?
क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या जरूरी है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तलाक? क्या बनाएगा वैवाहिक संबंधों को बेहतर? पाएं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में कॉल करना ना भूलें, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। आप लोग को बुलाया किसने थे, ये बताओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आपने अध्यापकों को सुना, मैं मानता हूं वो कह रही हैं कि इन बच्चों को किसने बुलाया, और यही बड़ा सवाल है कि आखिर ये बच्चों को किसने बुलाया। ये बच्चे कैसे इस कोरोना काल में एक साथ एक जगह पर स्कूल के बाहर इकट्ठा हो गए, और इनके मास्क भी नहीं लगा हुआ है। ना अध्यापिका ने आपको देखा, अध्यापिका भी जो है प्राथमिक विद्यालय में है, लेकिन उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ है, जबकि मास्क कितना जरूरी है इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं, जो लगातार सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। लेकिन एक तस्वीर आपके सामने आप देखिए, अध्यापिका ने भी जो है मास्क नहीं पहना हुआ है, और तमाम जो बच्चे हैं वो भी उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। सोशल डिस्टेंस की तो हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चों की उम्र बहुत कम है, लेकिन आप देख सकते हैं अध्यापिका ने मास्क भी नहीं पहना हुआ है। तो ये स्थिति है प्राथमिक विद्यालयों की, ये लापरवाही है प्राथमिक विद्यालयों की। और हमारे साथ आकाश राय बीजेपी नेता भी इस वक्त हैं। आकाश राय, अब सबसे पहले इस खबर को लेकर मैं ये भी जानना चाहूंगा, एक तरफ अध्यापिका का जब हम बात कर रहे हैं, आप देखिए वो मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं, तमाम बच्चे हैं, कितना जरूरी है मास्क लगाना, उसके बावजूद भी वो मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं। ऊपर से मैं मानता हूं कि ये सवाल किया जा रहा है कि ये बच्चे कहां से ये प्राथमिक विद्यालय पहुंच गए, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको नहीं लगता कि जो प्राथमिक विद्यालय है जमीनी स्तर पर वहां पे सरकार मॉनिटरिंग नहीं करा रही है, बड़ी लापरवाही देखने को वहां पे मिल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। लेकिन आरिश जी, मैंने पहले ही कहा कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश ही नहीं है कि अभी स्कूल खोले जाएंगे, और न जिला प्रशासन ने ऐसा कोई आदेश जारी किया था कि स्कूल खोले जाएंगे। और पूरे जिले में एक अगर स्कूल पे बच्चे पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से ये पूरा अनुसंधान का विषय है कि आखिर ये हुआ कैसे। ऐसा तो नहीं कि इसमें सरकार को बदनाम करने की कोई साजिश रच रहा हो। आखिर जब पूरे इतने बड़े सूबे में और कहीं कोई विद्यालय नहीं खुल रहा है, सरकार ने कोई आदेश नहीं जारी किया, जिला प्रशासन ने कोई आदेश नहीं जारी किया, तो आखिर बच्चे पहुंचे तो पहुंचे कैसे? आखिर कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने ये अफवाह फैलाई कि स्कूल खुला हुआ है? ये सब चीजें जांच का विषय, और सरकार इस पे जांच करेगी, क्योंकि इसमें मुझे जो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई साजिश है, षड्यंत्र है कि सरकार को किसी ना किसी बहाने बदनाम किया जाए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार का कोई आदेश नहीं था कि विद्यालयों को खोला जाएगा अभी। तो सरकार का कोई आदेश नहीं, विद्यालयों को खोला जाएगा। लेकिन प्रदीप जी, प्राथमिक विद्यालयों का भी हम साथ साथ जिक्र कर रहे हैं, ये तस्वीर अपनी जगह है, लेकिन हम प्राथमिक विद्यालयों की तस्वीर को भी लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं।
चाहे वो मिड डे मील की बात हो, बच्चों को यूनिफॉर्म की बात हो। और क्योंकि कॉलर जुड़े हुए थे, लिहाजा क्योंकि ये दर्शकों का प्रोग्राम है तो मैं थोड़ा प्राथमिकता कॉलर्स को ज़्यादा देता हूँ। लेकिन इस बीच मैं भी आपसे व्यवस्थाओं को लेकर जानना चाहूँगा। जो बात आकाश राय कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार में प्राथमिक विद्यालयों के लिए क्या बहुत बेहतर काम हुआ है स्कूलों के लिए या शिक्षा के लिए? देखिए, जो सरकारी स्कूल है उसमें अव्यवस्था कई वर्षों से चल रही है और इसमें शिक्षा विभाग पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि शिक्षा डायरेक्टर DIO साहब को किसी भी क्षेत्र में, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो प्राथमिक स्कूल हो, चाहे वो माध्यमिक हो, बेसिक हो, पूर्ण रूप से DIO साहब की जिम्मेदारी है। अगर किसी हमारे छात्र छात्राओं के साथ किसी भी प्रकार की कोई बेईमानी होती है या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है या उनको जो सरकार तक चीज़ें 100 रुपये में मिलनी चाहिए थी, अगर 100 रुपये में उनकी चीज़ उनको तक नहीं पहुंच रही है तो ये पूर्ण रूप से शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसमें कठोर से कठोर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तो ये मौलिक अधिकार है। शिक्षा एक बेसिक फंडामेंटल राइट है और शिक्षा माफियाओं ने विगत 50 साल से 40 साल से इस पर हावी हो गए हैं। इसको इन्होंने अपने कंट्रोल में कर रखा हुआ है। बड़े बड़े ऐसे शिक्षा प्रबंधक हैं जो मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठते हैं, नकल माफिया है, पूरा ठेका लिया जाता है। MBBS की डिग्री आपको मिल जाएगी घर बैठे। ऐसे से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक हैं जो भारत सरकार को चलाते हैं लोग। मतलब ये कितना दुर्भाग्य है कि ये जो शिक्षा प्रणाली है, बड़ा अफसोस है, बड़ा चिंताजनक है कि हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली ऐसे ऐसे बड़े बड़े ताकतवर लोग उनके हाथों में है। बड़े बड़े शासन प्रशासन के लोग उसमें मिले हुए हैं, उनकी हिस्सेदारी है। जब तक हम लोग नीत और नियत हम लोग की अच्छी नहीं होगी सरकार के प्रति, भारत के प्रति, कि हमको एक पैसा नहीं कमाना है, ईमानदारी के साथ में 130 करोड़ लोगों के लिए काम करना है और शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। और इस वक्त सीधे हम आपको लेके चलते हैं लखनऊ, जहां पर CM योगी आदित्यनाथ टॉयलेट मशीन का इस वक्त उद्घाटन कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही कह सकते हैं कि ज़रूरी मशीन है जिसकी कमी महसूस की जा रही थी, जिसका CM योगी आदित्यनाथ लोकार्पण कर रहे हैं। और इस मशीन के माध्यम से जो तमाम ज़िलों में एक एक यूनिट इस मशीन की लगाई जाएगी, जिसे गोवा से लाया गया है, इससे 1 घंटे के अंदर ये पता लगाया जा सकता है कि शख्स को कोरोना है या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। इस मशीन का नाम ट्रूनेट है, जिसको गोवा से लाया गया। इसकी खेप गोवा से आई है और अब ये उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इसकी एक एक यूनिट पहुंचा दी जाएगी। 75 जिलों के अस्पतालों में ये यूनिट लगेगी और जल्द से जल्द इसमें कोरोना का पता लगाया जा सकता है इस मशीन के माध्यम से, जिसके लिए CM योगी आदित्यनाथ इस वक्त उद्घाटन कर रहे हैं। ट्रूनेट मशीनों का लोकार्पण CM योगी आदित्यनाथ इस वक्त कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तमाम 75 जिलों में आपको बता दें इसकी एक एक यूनिट है। और क्योंकि संक्रमण की रफ्तार भी उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे बढ़ रही है, राजधानी लखनऊ हो, कानपुर हो या फिर कोई और जिले की आप बात कर लें, तो जिस रफ्तार से कोरोना के संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही थी, उसके मद्देनजर ये महसूस किया गया कि हमें इस मशीन की ज़रूरत है। इसका नाम ट्रूनेट है, जिसको गोवा से इसकी खेप मंगाई गई है। अब ये होगा कि जल्द से जल्द 1 से 2 घंटे के अंदर ये मशीन ये बता देगी कि शख्स को कोरोना है
या नहीं है। इससे जो टेस्टिंग की रफ्तार है वो बढ़ेगी। हम ये जल्दी से पता लगा पाएंगे कि आखिर कौन शख्स कोरोना से संक्रमित है, तो उसको तत्काल इलाज उसका मिलेगा उसे। तो जो संक्रमण की रफ्तार है वो धीरे धीरे कम हो सकती है। ये मशीन बहुत किफायती। तो सीएम योगी आदित्यनाथ, लाइव तस्वीरें, उनकी टीम उनके साथ है और ट्रूनेट मशीनों का लोकार्पण इस वक्त किया जा रहा है। ये 75 जिलों में अस्पतालों में ये मशीन की एक यूनिट भेज दी गई है, जिसकी शुरुआत, जिसका लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त कर रहे हैं। ये बहुत अहम और बहुत बड़ी खबर इस वक्त है। मौजूदा वक्त के लिहाज से अगर हम देखें, जो कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण की रफ्तार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बढ़ रही है, और ये तस्वीर हर जिले की, हर शहर की है, और अब ये कोरोना का जो संक्रमण है वो धीरे धीरे गांव तक भी जा पहुंचा है। उसके मद्देनजर आप देखिए, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम डॉक्टर्स सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने हैं, और वो मशीन जो ट्रूनेट मशीन कही जा रही है वो भी आप देख सकते हैं, और सीएम सीधे संवाद कर रहे हैं, हाल ब्यौरा भी ले रहे हैं, और ये मशीन कैसे काम करेगी उसके बारे में भी तमाम डॉक्टर्स बता रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ट्रूनेट मशीन उत्तर प्रदेश में आ चुकी है, गोवा से मशीन लाई गई है, और 2 घंटे के अंदर ये पता लगा लेगी कि आपको, मरीज को कोरोना है या वो नहीं। क्योंकि कई जगहों पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोरोना के अलावा जो बीमारियों से पीड़ित लोग हैं या प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही थी, क्योंकि उसमें जांच पे थोड़ा सा वक्त लगता है। लिहाजा अब जल्दी से जांच होगी और उसके बाद उनका ऑपरेशन या जिस बीमारी से वो जूझ रहे हैं उसका निदान डॉक्टर कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल ट्रूनेट मशीनों का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त कर रहे हैं, और डॉक्टर से सीधे वो बात भी कर रहे हैं। डॉक्टर के बगल में जो आप देख रहे हैं, जो व्हाइट कलर की मशीन है, इसी को ट्रूनेट मशीन कहा जाता है। ये मशीन जो कि आपको बिल्कुल स्कैनर की तरह लग रही है, जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन आपको रिपोर्ट मिलेगी इसमें। ये इस मशीन की खासियत है, जो रफ्तार है, जिसकी वजह से ये मशीन गोवा से मंगाई गई है। तो अब जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या दूसरी बीमारियों से जो लोग पीड़ित हैं, उनके लिए बहुत आसानी होने वाली है इस मशीन से, क्योंकि पहले जांच में समय लग रहा था। लिहाजा अब इस मशीन के माध्यम से जांच जल्दी होगी और उन्हें इलाज मुहैया हो सकता है। कई अस्पतालों में ये देखने को मिल रहा था कि जो मरीज पहुंच रहे थे, डॉक्टर्स उनसे जांच की बात कह रहे थे, और मरीज को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि बिना कोरोना की जांच के डॉक्टर्स हाथ लगाने को तैयार ही नहीं थे। सीएम कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजय मित्तल जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री हितेश चंद अवस्थी जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री शशि प्रकाश गोयल जी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा श्री अमित मोहन प्रसाद जी, यूनिसेफ, WHO, अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, आज के इस
प्रदेश के सभी 75 जनपदों के साथ ही 6 मेडिकल कॉलेजेस के साथ सीधे संवाद के साथ मेरे साथ जुड़े हुए सभी मुख्य चिकित्साधिकारीगण, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकगण, अन्य सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण, मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि पूरे प्रदेश को आज हम एक साथ पहले चरण में कोविड-19 जांच की RT-PCR की मशीन के साथ जोड़ने के बाद अब नॉन कोविड हॉस्पिटल में ट्रूनेट मशीन की सुविधा के साथ जोड़ रहे हैं। मैंने अभी पिछले दिनों 4 कमिश्नरी का स्वयं भी दौरा किया था, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ और वाराणसी, और इन सभी मशीनों की आवश्यकता किस रूप में उन सभी जनपदों में है, इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए इसकी उपयोगिता के बारे में यहाँ पर शासन स्तर की टीम को भी बहुत स्पष्ट शब्दों में अवगत कराया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं, उन स्थितियों में हमारे सामने वे सारे उपाय होने चाहिए जो हर प्रकार से कोरोना चेन को तोड़ने में मददगार हो सकते हैं। और यह सर्वविदित है कि 40 से 45% कोरोना के केसेस मेडिकल इन्फेक्शन के कारण होते हैं। जहां कहीं भी थोड़ी लापरवाही हुई तो वहां पर संक्रमण तेजी के साथ फैला है, और इस पर सावधानी बरतने के लिए ही प्रारंभ में लॉकडाउन के प्रथम चरण में केवल कोरोना जांच की सुविधा के अलावा जनरल OPD बंद कर दी गई थी, इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी गई थी। लेकिन प्रथम चरण के बाद इमरजेंसी सेवाएं प्रारंभ की गई, लेकिन हमारे सामने उस समय कुछ भी ऐसा रास्ता नहीं था जिसके कारण लोगों को हम लोग एक बेहतर सुविधा दे सकें और एक सुरक्षित माहौल में इमरजेंसी सेवाएं और आवश्यक ऑपरेशन की सुविधा को आगे बढ़ा सकें। व्यापक विचार विमर्श के बाद ये बात सामने आई कि ट्रूनेट मशीन के माध्यम से इस सुविधा को आगे बढ़ाया जा सकता है और कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। तो नॉन कोविड हॉस्पिटल में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों के साथ ही प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस के लिए इस मशीन की आपूर्ति के लिए कार्रवाई प्रारंभ की, और मुझे प्रसन्नता है कि आज 12 जून के अंदर हम लोग प्रदेश के सभी 75 जनपदों में इस मशीन की आपूर्ति करने, 6 मेडिकल कॉलेजेस में भी इस मशीन की आपूर्ति करने में सफल हैं। डबल सीरीज की ये मशीन एक दिन में 20 से 25 सैंपल की जांच कर सकती है। इससे इमरजेंसी सेवाएं और आवश्यक जो ऑपरेशन हैं उन ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिल सकती है। यानी हम हर एक जांच के साथ कोरोना इन्फेक्शन की चेन को तोड़ रहे हैं, और ये कोरोना चेन को तोड़ने की शासन के द्वारा किए गए प्रयास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
मशीन का आकार बहुत छोटा है, क्योंकि मैंने चारों मंडल के अपने भ्रमण के दौरान भी इस बात को देखा, लेकिन उपयोगी भी है। कोरोना महामारी के दौरान हम इसका उपयोग इमरजेंसी, सेमी इमरजेंसी की सेवाओं के लिए और आवश्यक ऑपरेशंस जिन कॉलेजेस में या हॉस्पिटल्स में होने, वहाँ पर इसका उपयोग करेंगे ही। साथ ही साथ शेष अन्य दिनों में ट्यूबरक्लोसिस की जांच में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। यानी ये मशीन हर प्रकार से उपयोगी है और इसकी उपयोगिता के कारण ही इसके महत्व को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज के दिन पर स्वास्थ्य विभाग काफ़ी लंबी छलांग स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा से लगाया है, और ख़ास तौर पर जब हम इस पर विचार करते हैं कि जब कोरोना का पहला केस आया था तब हमारे पास जांच की कोई सुविधा प्रदेश में नहीं थी। आज हमारे पास 23 सरकारी लैब्स हैं, जिनमें 15,000 से अधिक टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं। कोरोना का पहला केस जब प्रदेश में आया था तब हमें उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली रिफ़र करना पड़ा था, यानी हमारे पास तैयारी नहीं थी। आज हमारे पास 1,01,236 से अधिक कोविड हॉस्पिटल में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के बेड्स मौजूद हैं। हमारे पास हर प्रकार की सुविधा प्रदेश के अंदर आज के दिन पर मौजूद है, और इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव, चाहे वह असिम्टोमेटिक ही क्यों न हो, उसे हम कोरोना हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल में ही उपचार की सुविधा देंगे और वह हर सावधानी बरतेंगे जिससे कहीं भी यह बीमारी किसी भी स्तर पर फैलने की गुंजाइश न रहे, और सफलतापूर्वक इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। अनेक चैलेंजेस हमारे सामने आए, उन सभी चैलेंजेस को फेस करते हुए हम एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेज पर खड़े हैं, जहां पर हम लोग अपनी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से 23 करोड़ जनता के विश्वास पर खरे उतर सकते हैं। और ये विश्वास इस पर कि कोविड हॉस्पिटल की व्यवस्था, नॉन कोविड हॉस्पिटल की व्यवस्था को बेहतर करके कोविड हॉस्पिटल शासन स्तर पर हर एक सुविधा वहां पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि कोविड हॉस्पिटल में आने वाले किसी भी पेशेंट को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। समय पे डॉक्टर राउंड लें, पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ वहां मौजूद रहे, समय पे उन्हें भोजन आदि की सुविधाएं उपलब्ध हों, साफ सफाई की उचित व्यवस्था हो। जहां हम इस कार्य को मजबूती के साथ करें, पूरी प्रतिबद्धता के साथ करें, वहीं नॉन कोविड हॉस्पिटल में इमरजेंसी और सेमी इमरजेंसी की सेवाएं जिन हॉस्पिटल्स में उपलब्ध कराई जा रही हैं, वहां पर भी हम इस बात को ध्यान में दें कि मेडिकल स्क्रीनिंग की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करते हुए इस बारे में सदैव सतर्कता बरतें कि कहीं भी इन्फेक्शन की गुंजाइश न रहे, क्योंकि संक्रमण हर एक स्टेज पे हमें रोकना पड़ेगा। ये ट्रूनेट मशीन इसी बात को लेकर के स्थापित की गई हैं, और मैं उस एक बड़ी टीम को जो लगभग 1 लाख की संख्या में पूरे प्रदेश के अंदर
आशा वर्कर और उनके अन्य सहयोगियों के द्वारा गांव-गांव और घर-घर जाकर के मेडिकल स्क्रीनिंग की जो कार्रवाई की जा रही है, लगभग 4.5 करोड़। भगवान राम जी के राज्य में ये तीनों प्रकार के कष्ट किसी को नहीं सताते थे। हाँ प्यारे,